पूरी की कांग्रेस पूरी। के लगभग नाम तो तय हैं, आपको भी स्वयं पता भी है, लेकिन एक तो आधिकारिक रूप से एक तरह से घोषणा नहीं हुई है। नाम अगर तय हैं, अगर वही सीटें आ जाती हैं, जिस तरह की जो मीडिया में आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, अगर वही सीटें आ जाती हैं, कांग्रेस को टिकटें अगर वही वितरण हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आधी या ये कहीं 5-6 सीटें ले जा सकती है हरियाणा में। वो जिस तरह का नारा रहता है कि 10 की 10 बीजेपी ले जाएगी, इस तरह की स्थिति नहीं है। बीजेपी का कहीं ना कहीं कई सीटों पर ऐसा है कि विरोध भी देखने को मिलता है, और 10 में से 6 कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को उतारा है जो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन जिंदल को मैदान में उतारा गया, ये एकदम से फैसला लिया गया। हालांकि वो कांग्रेस में थे, भाजपा में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन टिकट से पहले 1-2 दिन पहले ऐसा सुनने में आता है कहीं ना कहीं जिंदल परिवार भाजपा में जा रहा है, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से मैदान में उतरेंगे और उतार दिया। बिल्कुल, देखिए ऐसा बिल्कुल भी लोगों के जहन में नहीं था कि नवीन जिंदल यहाँ से चुनावी मैदान में आ सकते हैं, और अगर आने की उम्मीद थी तो कांग्रेस के टिकट पर थी, क्योंकि 2 बार वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होकर के, और कुछ ही देर पहले एक तरह से जैसे टिकट मिली है उसी दिन उन्होंने ज्वाइन किया, और आधे पौने घंटे के बाद उनको टिकट भी मिल गई। तो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये है कि भाई किस दबाव में क्यों एक तरह से पार्टी यकायक बदल करके वो आए हैं। 6 महीने पहले अगर वो ज्वाइन करते बीजेपी तो बात कुछ और होती, साल पहले करते तो बात कुछ और होती, और लोगों के बीच में आते रहते तो बात कुछ और होती। तो अभय सिंह चौटाला का जैसे कि उनके बातों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा बनती रहती है, मीडिया में भी वो वायरल होते रहते हैं कि जैसे एक तरफ तो 2 आड़ती हैं, एक तरफ किसान का बेटा, इस तरह की बातें भी है, जातीय समीकरण की भी बातें हो रही हैं। वो कहाँ तक कामयाब होने वाले हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, अभय चौटाला एक बड़ा चेहरा है, और पहले भी ऐसे चुनाव लड़ चुके हैं 2004 में, और पीछे उनके बेटे ने भी चुनाव लड़ा था, 55,000 के आसपास उनको वोट मिली थी। हालांकि जाट वोट बैंक यहाँ पर करीब 3.5 लाख है। जैसे सुशील गुप्ता जी इंडिया गठबंधन के तहत वो आए हैं, उनका क्या लगता है कि अभी जैसे लोगों के बीच वो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, एक्सेप्ट करने की है कि एक तो कांग्रेस की टिकट पे आए हैं, वो गठबंधन की टिकट पे आए हैं। दूसरा ये है कि वो जिस दिन से उनका गठबंधन का यहाँ से डिक्लेयर हुआ है, उस दिन से वो कुरुक्षेत्र में है, चुनावी मैदान में है, लोगों से संपर्क बनाए हुए, और फिर उन्होंने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर के चलने का एक तरह से नया तरीका ऐसा रखा है कि वो गठबंधन के प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन कांग्रेसियों के साथ ज़्यादा उनका तालमेल रहता है। लोकसभा चुनाव की एक तरह से राजनीतिक समीकरण कैसी है जानने के लिए हम लोग आए हैं कुरुक्षेत्र में, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रणदीप रोड जी, और वरिष्ठ पत्रकार हैं साथ में, कुरुक्षेत्र के निवासी हैं, कई वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नब्ज टटोलते रहते हैं और ग्राउंड पे भी एक तरह रिपोर्टिंग करते हैं। सर से आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र में जितने भी पार्टी के प्रत्याशी हैं और जनता किस तरह के इस बार मूड में है, और प्रत्याशी किस तरह के मैनिफेस्टो, किस तरह की घोषणा एक तरह से जनता के सामने कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कुरुक्षेत्र में निरंतर आप लोग मिलना जुलना है लोगों से, राजनीतिक पार्टियों से भी, यहाँ फिलहाल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, आपको क्या लगता है इस बार जनता किस ओर जाने वाली है? देखिए, फिलहाल ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि अभी 2 टिकटें अभी बाकी हैं। एक जननायक जनता पार्टी भी निस्संदेह अपना मैदान में उतारेगी आदमी, और बहुजन समाज पार्टी या कोई निर्दलीय भी आ सकता है। अभी पूरे आदमी नहीं उतरे कुरुक्षेत्र में, तो स्पष्ट तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन आप अगर भी पूछ रहे हैं तो फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन फिलहाल बढ़त में है, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो पहले कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे नवीन जिंदल, उन्होंने भी हाल में अपना प्रचार शुरू किया है, और इनेलो से एक बड़ा चेहरा यहाँ पर अभय चौटाला चुनावी मैदान में है। तो एक तरह से परिणाम जो है क्या रहेंगे वो तो कह नहीं सकते, लेकिन एक तरह से जो मुकाबला है वो रोचक रहने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर जो हैं चुनावी मैदान में हैं, और किस तरह का समीकरण रहेगा ये स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन जब तक यहाँ पर सभी टिकटें नहीं आ जाती और दूसरा कैंडिडेट कैसा आता है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं हम कि इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो लंबे समय से लोगों के बीच में है, और अपनी एक तरह से पैंठ बनाए हुए हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन जिंदल को मैदान में उतारा गया, ये एकदम से फैसला लिया गया। हालांकि वो कांग्रेस में थे, भाजपा में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन टिकट से पहले 1-2 दिन पहले ऐसा सुनने में आता है कहीं ना कहीं जिंदल परिवार भाजपा में जा रहा है, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से मैदान में उतरेंगे और उतार दिया।
बिल्कुल, देखिए ऐसा बिल्कुल भी लोगों के ज़हन में नहीं था कि नवीन जिंदल यहाँ से चुनावी मैदान में आ सकते हैं, और अगर आने की उम्मीद थी तो कांग्रेस के टिकट पर थी, क्योंकि 2 बार वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होकर के, और कुछ ही देर पहले एक तरह से जैसे टिकट मिली है उसी दिन उन्होंने ज्वाइन किया, और आधे पौने घंटे के बाद उनको टिकट भी मिल गई। तो लोगों के बीच में कहीं न कहीं ये है कि भई किस दबाव में क्यों एक तरह से पार्टी यकायक बदल करके वो आए हैं। 6 महीने पहले अगर वो ज्वाइन करते बीजेपी तो बात कुछ और होती, साल पहले करते तो बात कुछ और होती, और लोगों के बीच में आते रहते तो बात कुछ और होती। लेकिन अब 10 साल वो जनता से दूर रहे, और टिकट मिलने से आधा घंटा पौना घंटा पहले वो एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, फिर आते हैं, तो लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर के कई सवाल हैं। तो कांग्रेस पार्टी से अगर नवीन जिंदल आते तो क्या लगता है कि पहले की तरह ही मजबूती उनकी मिलती? हालांकि पिछला चुनाव वो हार गए थे यहाँ से, और उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे लोगों से जो बातचीत हुई है, मैं दोबारा वहां से कुरुक्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी में उतार दिया, कोई ना कोई मजबूरी थी या क्या मानते हैं? देखिए, मजबूरी रही होगी इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की चर्चा रहती है कि वो उद्योगपति हैं, उनके बिजनेस भी हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर वो कांग्रेस के टिकट पर यहाँ पर होते तो उनका यहाँ पर एक बना बनाया धड़ा बनी बनाई टीम उनको मिल सकती थी। और 10 साल का गैप हो गया, जो मौजूदा जो सरकार है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी रहती है, तो उसका फायदा उनको मिल सकता था अगर वो कांग्रेस के टिकट पर आते। अब वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आए, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है और ऊपर भी है, तो उसका जो एंटी इनकम्बेंसी कहें या उसके खिलाफ जो एक तरह माहौल है, उसका उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे सुशील गुप्ता जी इंडिया गठबंधन के तहत वो आए हैं, उनका क्या लगता है कि अभी जैसे लोगों के बीच वो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, एक्सेप्ट करने की है कि एक तो कांग्रेस के टिकट पे आए हैं, वो गठबंधन के टिकट पे आए हैं। दूसरा ये है कि वो जिस दिन से उनका गठबंधन का यहाँ से डिक्लेयर हुआ है, उस दिन से वो कुरुक्षेत्र में है, चुनावी मैदान में है, लोगों से संपर्क बनाए हुए, और फिर उन्होंने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर के चलने का एक तरह से नया तरीका ऐसा रखा है कि वो गठबंधन के प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन कांग्रेसियों के साथ ज्यादा उनका तालमेल रहता है। तो इस तरह का अगर वातावरण उनका चलता रहा और उनको वोट मिलती रही, या वोट बैंक उनका ट्रांसफर हो गया कांग्रेस का, तो निसंदेह वो कहीं ना कहीं बाजी मार सकते हैं। तो अभय सिंह चौटाला क्या, जैसे कि उनके बातों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा बनती रहती है, मीडिया में भी वो वायरल होते रहते हैं कि जैसे एक तरफ तो 2 आड़ती हैं, एक तरफ किसान का बेटा, इस तरह की बातें भी है, जातीय समीकरण की भी बातें हो रही हैं, वो कहाँ तक कामयाब होने वाले हैं इस चीज को लेकर? देखिए, अभय चौटाला एक बड़ा चेहरा है, और पहले भी ऐसे चुनाव लड़ चुके हैं 2004 में, और पीछे उनके बेटे ने भी चुनाव लड़ा था, 55,000 के आसपास उनको वोट मिली थी। हालांकि जाट वोट बैंक यहाँ पर करीब 3.5 लाख है, और उसके बाद भी उनको 55 मिली थी। तो अब देखो उनको कितना वोट बैंक उनको मिल पाता है। ये कह सकते हैं कि वो जाटों में से ज़्यादा किसान वर्ग की ज़्यादा से ज़्यादा वोटें ले जा सकते हैं। बाकी समय बताएगा क्या रहेगा, क्योंकि मुकाबला भी तिकोना है, हो सकता है चौकोना मुकाबला हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं वो भी बाजी मार सकते हैं। लेकिन यही कह सकते हैं कि जिस तरह का पहले रहा, अगर वो जाटों की पूरी वोट नहीं ले जा सकते, ये कोई भी नहीं ले जा सकता किसी एक समुदाय की, क्योंकि जाट तकरीबन जो हैं कांग्रेस के साथ भी हैं, अभय चौटाला के साथ भी हैं, और दूसरे धड़े के साथ भी हो सकते हैं। तो ये माना जा सकता है कि वो मुकाबले में रहेंगे, और उनका जो एक तरह से चुनाव लड़ना निर्णायक रहेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी 400 पार कह रही है, हरियाणा में 10 की 10 सीट लेने की बात है, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री सभी नेता ये दावा कर रहे हैं। क्या जो उनके दावे कितने का आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो आगे दावे के साथ निकल पाएंगे? देखिए, अब वही बात है कि अभी कांग्रेस की टिकटें नहीं हुई है हरियाणा में, अभी टिकटें बाकी हैं। अभी तो फिलहाल कुरुक्षेत्र की टिकट ही है, ये भी गठबंधन की है। तो ये कह सकते हैं कि जब तक टिकटें कांग्रेस की कम से कम ना आए पूरी की कांग्रेस पूरी, के लगभग नाम तो तय हैं, आपको भी स्वयं पता भी है, लेकिन एक तो आधिकारिक रूप से एक तरह से घोषणा नहीं हुई है। नाम अगर तय हैं, अगर वही सीटें आ जाती हैं, जिस तरह की जो मीडिया में आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, अगर वही सीटें आ जाती हैं, कांग्रेस को टिकटें अगर वही वितरण हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आधी या ये कहीं 5-6 सीटें ले जा सकती है हरियाणा में। वो जिस तरह का नारा रहता है कि 10 की 10 बीजेपी ले जाएगी, इस तरह की स्थिति नहीं है। बीजेपी का कहीं ना कहीं कई सीटों पर ऐसा है कि विरोध भी देखने को मिलता है, और 10 में से 6 कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को उतारा है जो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं। जैसे इनेलो को भी ये लगा कि चलो जेजेपी को भी इस बार, जैसे चुनाव में दोनों हैं, क्या आपको लगता है जेजेपी और अपना इनेलो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कितना एक दूसरे को फायदा मिलेगा या नुकसान होने वाला है, या किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं किस पार्टी को ये दोनों पार्टियां?
देखिए जेजेपी और इनेलो इनेलो में का धारा जो है एक मजबूत कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो लगातार किसानों के बीच में है अभय चौटाला। और जननायक जनता पार्टी भी सरकार में भी थी, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी थोड़ा लोगों के बीच में ये रहता है, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ा था और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस सरकार में जाके बैठ गए थे। तो जो कार्यकर्ता था या जो वोटर्स थे जो बीजेपी के खिलाफ जिन्होंने वोट किया था, तो उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये रोष था कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट किया और आप जाकर के बीजेपी की सरकार में ही बैठ गए, उनके साथ ही गठबंधन करके बैठ गए। तो अब वो हो सकता है लोगों के बीच में खींच उनकी बाहर निकले, तो जननायक जनता पार्टी को इसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इंटरनेशनल का क्या मानते हैं कि जैसे कि परसेंटेज की अगर बात करें, पार्टी के एक तरह से मान्यता बरकरार रखने के लिए भी कहीं ना कहीं परसेंटेज लेना उनको 6 से 7% की जरूरी है। लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में इतने परसेंट वोट ये इंटरनेशनल लोकदल हासिल कर लेगा? देखिए परसेंटेज की बात नहीं, कुछ भी कह सकते हैं, भी कितना कर पाएगा कितना नहीं कर पाएगा, कितनी शिद्दत से वो चुनाव लड़ेंगे अभय चौटाला यहाँ से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 3.5 लाख वोट है और 1 लाख सिखों के भी हैं। अगर वो अच्छी खासी वोट ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। जहाँ की जेजेपी ने 5-6 सीट एक तरह से डिक्लेयर कर दिया, अभय सिंह चौटाला का एक तो है, 2 या 3 इन्होंने सीट वो किया है। अभी क्या मानते हैं कि अभय सिंह चौटाला 10 के 10 टिकट पे चुनाव मैदान में उतारेंगे प्रत्याशियों को, या कहीं ना कहीं ये जितने घोषणा हुए हैं उतने पे लड़ सकते हैं? देखिए उन्होंने कहा तो 10 की 10 पे है, ये हो सकता है किसी 1-2 सीट पे ऐसा है कि किसी मजबूत कैंडिडेट को सपोर्ट कर दे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से खिलाफ ये चाहते हैं भी मोर्चा बने और सीटें निकले ज़्यादा से ज़्यादा उनके खिलाफ। तो करनाल का भी उन्होंने कहा है कि अगर वहाँ से कैंडिडेट हैं कि अगर उनको टिकट दी जाती है कांग्रेस की गठबंधन की तो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, तो इस तरह की स्थिति कर सकते हैं। वैसे वो 10 का 10 उन्होंने बोला हुआ है। जैसे नवीन जिंदल कहते हैं कि बाबूजी ने एक तरह से कुरुक्षेत्र की जनता के हवाले मुझे कर दिया था और मैंने कुरुक्षेत्र की जनता का सेवा किया, कुछ साल गायब रहे, लेकिन कहते हैं मैं अपने घर में लौटा हूँ, अपनों के बीच लौटा हूँ। नहीं देखो अपने तो ठीक है, लेकिन 10 साल अपनों के बीच में वो आए नहीं, तो लोगों के बीच में ये सवाल तो आएगा बीच में, कहीं ना कहीं मीडिया के भी आता है, जब हमारे मन में आता तो लोगों के भी मन में भी आएगा, और जो लोगों के मन में आता वही हम कहते हैं कि 10 साल अगर बीच में आप नहीं आए, बिल्कुल ही राजनीति से कट ऑफ हो गए, ठीक है कांग्रेस से कट ऑफ हो गए, कम से कम जनता के बीच में तो रहना चाहिए था, तो उसका कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है कैंडिडेट को। अगर आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए और अब दूसरी पार्टी की टिकट लेकर के आगे, अगर ये साल भर पहले 6 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन करते तो कुछ और बात होती है। अब टिकट मिलने से आधा पौना घंटा पहले अब ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर लोगों को समझ में आता भी क्यों कर रहे हैं। तो क्या क्या किस तरह के समीकरण कुरुक्षेत्र में रहेंगे, मुकाबले किस किस के होने वाले हैं? हालांकि सभी पार्टियों के प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं है, फिर भी अभी तक की जैसे विश्लेषण आपने किया, लोगों से मुलाकात आप कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, तो क्या निकल के आ रहा है? देखिए स्पष्ट तौर पे नहीं कुछ कह सकते, जब तक जेजेपी की टिकट नहीं आती, जेजेपी ने अगर किसी ऐसे बड़े चेहरे को टिकट दी थी तो सारा समीकरण बदल जाएगा। कौन से ऐसे चेहरे हैं कि यहाँ से उतर सकते हैं? देखो किसको उतारे किसको ना उतारे कुछ कह नहीं सकते, अभी तो राजनीति है। अब जैसे जिंदल जी आधा घंटे पहले आ गए, तो हो सकता है कोई ऐसा आदमी आ जाए, तो ये तो बाद में पता लगेगा। फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि अभी जो चुनाव चला है उसमें गठबंधन का जो प्रत्याशी है सुशील गुप्ता, वो लगातार प्रचार में जुटा हुआ है, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो फिलहाल कई दिनों बाद लौटा है, और इनेलो के जो उम्मीदवार हैं वो भी उन्होंने भी प्रचार ज्यादा नहीं किया। जब वो निकलेंगे, गाँव में जाएंगे, लोगों के बीच में पहुंचेंगे, फिर वातावरण बनेगा, फिर पता लगेगा कि स्थिति क्या रहेगी। तो कुल मिला के अगर बात करें तो अभी तक की एक तरह से निचोड़े निकला है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है सुशील गुप्ता, जैसे गठबंधन की एक तरह से उसमें अलायंस में वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो फिलहाल एक तरह से ग्राउंड में एक तरह से पूरी तरह से दौड़ में कामयाब हैं और लोगों से मिलना जुलना है तो अभी मजबूती है फिलहाल वो। बिल्कुल, मतलब लोगों के बीच में है, अभी मजबूत है, ये नहीं कह सकते हम वो जीत गए, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनका चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है, लगातार कंटिन्यू चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उसका फायदा उनको निस्संदेह फिर मिलेगा ही। चलो आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू। जैसे सर से हमने बातचीत की, जैसे इंडिया गठबंधन के तहत सुशील गुप्ता जी हैं, फिलहाल वो सबसे ज्यादा मजबूत कहा जा रहा है, क्योंकि जब से एक तरह से घोषणा हुई है उस दिन से मैदान में लगातार लोगों से मिलना, मार्केट में जाना, ग्राउंड में एक तरह से काम करना, पब्लिक से मिलकर मतलब अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करना। वहीं पे नवीन जिंदल टिकट की घोषणा होने के बाद भी कई दिन के बाद, देरी के बाद आना, वहीं पे अभय सिंह चौटाला बीच में आना, कुछ देर के लिए कहीं और चले जाना, उसका फायदा सुशील गुप्ता को हो सकता है। लेकिन
अभी पूरी तरह से ग्राउंड स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि और पार्टियों के प्रत्याशी भी जब मैदान में उतरेंगे उसके बाद स्पष्ट होगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो सुशील गुप्ता दोनों पर भारी पड़ते हुए